नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल आरक्यू वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में हम देख रहे हैं मगध का उत्कर्ष और मगध के उत्कर्ष के अंतर्गत हम देख रहे हैं मौर्य काल के सबसे प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। और आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके मध्य अशोक का भाग 4 लेकर के, जो है अशोक के शिलालेखों पर आधारित। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से अशोक ने अपने धम्म का प्रचार प्रसार किया था और उसकी परराष्ट्र की नीति क्या थी। तो भाग 4 में हम देखेंगे कि अशोक ने किस किस तरीके के शिलालेख लिखवाए। इसके अगले वाले भाग में हम देखेंगे कि उसने किस तरीके से स्तंभ लेख लिखवाए और गुहा लेख लिखवाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेखों के बारे में। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अशोक के अभिलेखों को 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम टी फिनथेलर नामक अंग्रेज विद्वान ने खोजा था। तो जब बात आती है अशोक के अभिलेखों की तो हमको यह ध्यान में आता है कि इनको ढूंढा कब गया, इसको ढूंढा किसने। तो 1750 ईस्वी में सबसे पहली बार टी फिनथेलर नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने अभिलेखों को ढूंढने का कार्य प्रारंभ किया। अशोक के अब तक लगभग 50 से भी अधिक अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों से प्राप्त हो चुके हैं। तो जो अशोक के अभिलेख हैं अभी तक तो कम मात्रा में प्राप्त हुए थे, किंतु नित्य नवीन अनुसंधान किए जा रहे हैं, उत्खनन कार्य हो रहे हैं, सर्वेक्षण कार्य हो रहे हैं, अन्वेषण कार्य हो रहे हैं। उसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों में आए दिन अशोक के अभिलेख प्रकाश में आ रहे हैं। इस तरीके से लगभग 50 के करीब या उससे भी अधिक अशोक के अभिलेख अब तक प्रकाश में आ चुके हैं, विद्वानों को मिल चुके हैं, जो अलग अलग भाषाओं में हैं। कुछ धम्म लिपि अर्थात बंभी लिपि या ब्राह्मी लिपि में है, कुछ खरोष्ठी लिपि में है, कुछ यूनानी अरेमाइक लिपि में है। इस तरीके से हम देखें तो कई लिपियों में अशोक के अभिलेख हमारे सामने दिखलाई देते हैं। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, इनको D.R. भंडारकर भी कहते हैं, D.R. भंडारकर भी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया कि जो अशोक के अभिलेख हैं, इसी अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। तो कुछ ऐसे विद्वान जिन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया, उनमें से एक D.R. भंडारकर या देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर हैं। और इस तरीके के और विद्वानों ने भी प्रयास किया है कि अशोक का जो सच्चा इतिहास है, जो सही इतिहास है, वो उसके अभिलेखों से ही ज्ञात हो सकता है। बाकी जो परवर्ती ग्रंथ हैं उनमें कुछ मिलावट होने की संभावना भी दिखलाई देती है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया। अब हम देखते हैं कि खोजा तो गया था 1750 में, लेकिन उद्वाचन का कार्य किया गया 1837 में। और इस उद्वाचन के कार्य को किसने किया? तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से टकसाल विभाग का एक अधिकारी था, टकसाल विभाग का अधिकारी, और इसका नाम हमको मिलता है जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप क्या करता है? अशोक के अभिलेखों को प्रथम बार पढ़ता है। कई बार मेरे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर क्या कारण है कि अशोक के अभिलेख पढ़ लिए गए लेकिन इंडस वैली की लिपि नहीं पढ़ी गई। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसका उत्तर इस प्रकार से है कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो द्विभाषीय हैं, दो भाषाओं या जो इससे भी ज़्यादा भाषाओं में दिखलाई देते हैं। तो जो ये अशोक के अभिलेख हैं ये द्विभाषीय हैं,
द्विभाषियाँ हैं। इस कारण से इनको पढ़ना आसान हो गया और अलग अलग वर्जन में मिलने के कारण खरोष्ठी, अरमाइक, धम्म लिपि या जिसको हम कहते हैं ब्राह्मी लिपि या इसी को हम कहते हैं बंभी लिपि, यूनानी लिपि, इस प्रकार से अलग अलग लिपियों में मिलने के कारण क्या हुआ कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ना आसान हो गया। किंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है वो हमको एक ही प्रकार की लिपि दिखलाई देती है, एक ही प्रकार की लिपि है। यही कारण है कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो पढ़ लिए गए, लेकिन जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो नहीं पढ़ी। यदि वो भी द्विभाषिया होते तो उनको पढ़ना आसान हो जाता, किंतु ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल सिंगल लिपि में दिखलाई देते हैं। इस लिपि को हम फेडन लिपि बोलते हैं। इस लिपि को कुछ विद्वान गौमूत्री लिपि बोलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो इंडस की लिपि है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है और जो धम्म लिपि है वो द्विभाषिया है या अलग अलग वर्जन में प्राप्त होती है। इसी कारण से अशोक के अभिलेख पढ़े जा सके, सिंधु सभ्यता के लेख नहीं पढ़े जा सके। और यही कारण था कि विश्व के बहुत सारी सभ्यताओं के जो लेख हैं वो पढ़े गए, क्योंकि उसके अलग अलग वर्जन उपलब्ध थे। यदि वो भी सिंगल वर्जन के होते तो उनको पढ़ना भी आसान नहीं था। तो इस तरीके से जो प्रिंसेप हैं उन्होंने 1837 में पढ़ लिया था अशोक के लेखों को, किंतु उन्होंने देवानंपी की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से की। हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि तिस्स नाम का जो राजा है वो सिंघल या श्रीलंका का राजा था, और जो अशोक का पुत्र है महेंद्र वो जाकर के उसको वहाँ धम्म में दीक्षित करता है। और तिस्स जो है वो काफ़ी प्रसन्न होता है धम्म के मार्ग का पालन करके, और उसने भी देवानंपी की उपाधि ली। अशोक द्वारा देवानंपी की उपाधि इसको भी दिलवा दी गई। और जब वहाँ पर तिस्स के बारे में पहले पता चला और चंद्रगुप्त अशोक के बारे में बाद में पता चला, तो ये हुआ कि मौर्य काल का प्रतापी शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन जो दूर तक फैलाने वाला शासक था वो अशोक था, और उसी का नाम देवानंपी था, जिसके बारे में आगे चल करके 4 अभिलेखों से अशोक नाम प्राप्त हुआ। और तब जाकर यह पता चला कि ये तिस्स जो है वो सिंघल का ही है, और जो भारत का देवानंपी है वो अशोक है। जब सन 1915 ईस्वी में मास्की, लिंग सुगुर तालुका, जिला रायचूर, कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम पढ़ लिया गया, तब जाकर देवानंपी का संबंध अशोक से किया गया। तो 1915 में यह हुआ कि देवानंपी जो है वो अशोक है, और वो मिलता है मास्की में। इसके अलावा गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम नामक अभिलेखों में भी हमको अशोक का नाम प्राप्त होता है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहा अथवा गुफा लेख में बांटा गया है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक के शिलालेख ही इतने ज़्यादा हैं कि उनको एक वीडियो में समझना आसान नहीं है। किंतु मैंने कोशिश किया है कि समराइज करके कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों को आपके समक्ष लेकर के आऊं। तो इस क्रम में हम शिलालेखों की बात करेंगे, और शिलालेखों में भी बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। तो इन दोनों के हिसाब से देखें तो जो बृहद शिलालेख है ये अशोक की 14 विभिन्न राजाज्ञाओं का एक सेट है, जो 8 स्थानों से प्राप्त होता है। और आगे अगर हम देखें तो उसका पूरा विवरण मैं लेकर के आया हूँ। बृहद शिलालेख हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं और क्या क्या नाम है, और किन किन नामों से हम उनको जानते हैं। फिर उनकी स्थिति कहाँ से प्राप्त हुई है, फिर खोजकर्ता किसने खोजा था, और संभावित जो सन है वो किस सन में ढूंढा गया था,
इसकी चर्चा हम इस चार्ट के माध्यम से करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अशोक के बृहद शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे और किन किन विद्वानों ने कब कब खोजा था। तो पहला है गिरनार। ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में पड़ता है और हम जानते हैं कि जो गिरनार है अशोक का 12वां लेख कहा जाता है, 12वां शिलालेख कहलाता है। और इसमें जो है हम देखते हैं कि इस पर अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन, इसके अलावा स्कंदगुप्त, इतने लोगों के लेख हमको दिखलाई देते हैं। और इस तरीके से गिरनार अभिलेख जो है वो जूनागढ़ अभिलेख का ही एक पर्याय है। इसको ढूंढा था कर्नल टॉड ने 1822 ईस्वी में। शहबाजगढ़ी लेख पाकिस्तान के पेशावर जिला यूसुफजई तहसील से प्राप्त हुआ था। जनरल कोर्ट को 18 धौली जो है वो उड़ीसा के पुरी जिले में है, इसको किटो ने ढूंढा था 1837 में। जौगढ़ जो है वो उड़ीसा के गंजाम जिले में है, वाल्टर इलियट ने ढूंढा था 1885 में। तो हम जानते हैं धौली और जौगढ़ तब राजधानी बनाए जाते हैं जब धौली, जौगढ़, ये समापा है, समापा का एरिया है, दो बड़े नगर थे और इसको राजधानी के रूप में अशोक द्वारा बना लिया गया था उधर के एरिए के लिए। ख़ास तौर से जब कलिंग को जीत लिया गया था, इसके बाद इसको मगध में मिलाते हुए इधर के एरिए की एक राजधानी के रूप में अशोक द्वारा डिटरमाइन किया गया कि इधर के व्यापारिक गतिविधियों का जो भी देखभाल है वो इन्हीं दो नगरों से महत्वपूर्ण रूप से किया जाएगा। तो धौली जौगढ़ ये जो है उसके कलिंग विजय के बाद जुड़ते हैं। कालसी है, उत्तराखंड के देहरादून जिले में है, फॉरेस्ट ने ढूंढा था 1860 में। मानसेहरा है, पाकिस्तान के हजारा जिले में है। कनिंघम और कैप्टन ले ने ढूंढा था 1899 में। एर्रागुडी है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। अड़ु घोष ने ढूंढा था 1929 में। सोपारा है, ये महाराष्ट्र के थाणे जिले में है और किसने ढूंढा या कब ढूंढा गया इस पे थोड़ा सा संशय है, इस कारण से इसमें चर्चा नहीं की गई है। फिलहाल हमने देखा कि किस तरीके से अशोक के जो अभिलेख हैं, बृहद शिलालेख हैं, वो 8 महत्वपूर्ण स्थानों से प्राप्त होते हैं और किस तरीके से उसको ढूंढने का क्रम अंग्रेज और भारतीय विद्वानों द्वारा दिखलाई देता है। अब हम देखते हैं अशोक के बृहद शिलालेखों में वर्णित विषय। तो जो शिलालेख मिले हुए हैं अशोक के, उसमें वर्णन किस चीज का किया गया है, वो शिलालेख कह क्या रहे हैं, उसकी कौन सी राजाज्ञा के बारे में बतलाना चाह रहे हैं। वैसे अशोक द्वारा जो भी अभिलेख लिखवाए गए वो उसकी राजाज्ञाएं हैं। वो कहीं ना कहीं जिस एरिए में अभिलेख जारी कर रहा है वहाँ की समस्याओं को देखते हुए जारी कर रहा है और बताने का प्रयास कर रहा है कि जो देवानंपी हैं वो किस किस तरीके से क्या क्या कर रहे हैं या आपको क्या देना चाहते हैं या धम्म का आचरण आप कैसा कर रहे हैं, हमको पूरा डिटेल दिया जाए। तो इस तरीके से अशोक द्वारा राजाज्ञाएं जारी की जाती हैं और इनमें वर्णित विषय के विषय में हम देखते हैं। तो पहले शिलालेख में क्या वर्णित है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है और अशोक द्वारा कहा गया है कि 2 मयूर और 1 हिरन कुल मिला के 3 पशु से ज्यादा अब मेरी भी रसोई में नहीं कट रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से जबकि अशोक द्वारा पहले कहा गया था कि लाखों की संख्या में जानवर काटे जा रहे हैं, लेकिन बाद में चल करके जब वो अभिलेख जारी करता है तो कहता है कि मैंने पशु बलि की निंदा करनी शुरू कर दी है। पशुओं को अकारण नहीं मारा जाना चाहिए। इस कारण से जो है पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा दिखलाई देती है। दूसरे शिलालेख में इसमें मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की बात कही गई है। दूसरे शिलालेख में अशोक कहता है कि मेरे द्वारा मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालय खोले गए हैं, सरायें बनवाई गई हैं, रास्तों के किनारे हरे भरे पेड़ लगवाए गए हैं, औषधीय पेड़ लगवाए गए हैं। इस तरीके से मैंने एक वेलफेयर का काम किया हुआ है
और वो दूसरे शिलालेख में वर्णित दिखलाई देता है। तीसरा शिलालेख कहता है कि राजकीय अधिकारियों द्वारा एवं धम्म महामातों द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष पर विदेश के दौरे पर जाना है, धम्म का आचरण देखने के लिए जाना है और यह भी देखना है कि कहीं वहाँ का जो राजा है, जो सामंत राजा है, वो मनमानी तो नहीं कर रहा है, जबरदस्ती टैक्स तो नहीं ले रहा है। तो इस तरीके की जांच के लिए भी अधिकारी जाया करते थे। युक्त हैं, रज्जुक हैं, इस तरीके से करके अधिकारी थे जो कि इस कार्य के लिए जाते थे और देखते थे कि वहाँ पर साथ साथ धम्म का आचरण कैसा चल रहा है। चौथा शिलालेख, इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। तो हम जानते हैं भेरी घोष का मतलब कि किसी पर आक्रमण कर देना, हाहाकार मचाकर आक्रमण कर देना। अशोक ने इसकी निंदा की और क्या कहा कि धम्म घोष होना चाहिए, चौतरफा धम्म की बातें होनी चाहिए, लोगों में करुणा होनी चाहिए, प्रज्ञा होनी चाहिए, शील होना चाहिए, समाधि के गुण होने चाहिए। इसीलिए भेरी घोष नहीं, धम्म घोष करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और चौथे शिलालेख में हमको इसका स्पष्ट उल्लेख दिखलाई देता है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित सूचना हमको प्राप्त होती है, जो क्या कर रहे थे, प्रत्यंत राज्यों में जाकर के धम्म के आचरण का पालन कैसा कर रहे हैं लोग, उसका जांच पड़ताल करते थे। 6ठे शिलालेख में देखें, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक कहता है कि जब तक व्यक्ति को अपने पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक वो निठुलिए, चंडिये, कोधे, माने, ईर्ष्या जो आसीनव हैं उनसे घिरा रहेगा, जो दुर्गुण है उनसे घिरा रहेगा। और जब वो अपना आत्मनियंत्रण, आत्म असेसमेंट कर लेगा, तब वो समझेगा इस बात को कि हमको किस तरीके से आसीनों से दूर रहना है और धम्म के मार्ग पर आगे चलना है, क्योंकि आगे चल करके हमको धम्म दान भी देना है। और इस तरीके से अशोक ने यह बताया कि आत्मनियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख है। तो हम जानते हैं कि अशोक ने कई सारी धम्म यात्राएं की। अशोक सबसे पहले गया, लुम्बिनी गया, इस तरीके से जो है होते हुए वो पूरे जो बौद्ध धम्म के तीर्थ स्थल कह लें या बौद्ध धम्म के जो स्थल हैं वहाँ जा करके धम्म यात्राएं करता है। 9वें शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। दिखावा नहीं, बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, जैसे आप हैं वैसे दिखलाई दें, सच्ची भेंट हो, सच्चा शिष्टाचार हो। 10वां शिलालेख है, अशोक द्वारा इसमें राजा तथा उच्च अधिकारियों को प्रजाहित में कार्य करने का सुझाव दिया गया है। तो आ ही गई बात कि वो बार बार ये कहता था कि जो कार्य हैं वो प्रजा के हित में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राजा जो है उसका उत्तरदायित्व तो प्रजा के प्रति होता है और राजा के ही साथ में काम करने वाले कई सारे अधिकारी होते हैं, कुछ उसमें उच्च अधिकारी के रूप में होते हैं। तो उनको चाहिए कि वो राजा की तरफ से कार्य करते हुए प्रजा हित में कार्य करें। जो भी नियम कानून अपने क्षेत्र में बनाए वो प्रजा के हित को देखते हुए बनाए। तो यदि इस तरीके का कार्य करेंगे तो धम्म का लोग आचरण करेंगे और देवानंपिय को मानेंगे कि वाकई में देवानंपिय ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है। इसलिए 10वें शिलालेख से यह पता चला कि जो उच्च अधिकारी हैं वो प्रजाहित का कार्य करें। 11वें शिलालेख में देखें, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। तो अशोक के धम्म की व्याख्या हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख ही लिया है। अपासिन वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे का भाव ही अशोक का धम्म है और उसी की वो व्याख्या करता है। साथ साथ ये भी कहता है प्रज्ञाशील और समाधि में व्यक्ति को रत रहना चाहिए। इसी कारण हमको पता है कि अशोक का जो धम्म है वो कहीं ना कहीं बुद्ध के धम्म से साम्यता रखता है, इसीलिए उसको हम एक अव्वल दर्जे का बौद्ध मानते हैं। आगे चल करके उसने बौद्ध धम्म ग्रहण कर भी लिया था। 12वां शिलालेख है, इसमें इथिये झक महामातों अर्थात स्त्री महामात्रों की नियुक्ति
एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात कही गई है। तो कुछ महामात्र ऐसे भी थे जिनको स्त्रियों के बीच में जाकर के धम्म का प्रचार करना था। तो ऐसे जो धम्म महामात्र होंगे उनका सबसे पहले यह टेस्ट करना जरूरी था कि इनके अंदर कोई लोभ, मोह, माया, स्पर्श, संवेदना जैसी चीज तो नहीं है कि ये स्त्रियों के बीच में जाएंगे और अपने धम्म के मार्ग से भटक जाएंगे। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये जो महामात्र हैं ये कार्य कर नहीं पाएंगे और स्त्रियों के बीच में जो धम्म का प्रचार है वो हो नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इनका सही तरीके से चयन करना। तो 13वां शिलालेख देखें, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी किया गया है। तो 13वें शिलालेख पर हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पीछे के वीडियोज़ में। 14वां शिलालेख है। इस अभिलेख में अशोक ने जनता को धम्म के आचरण के साथ जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। वो कहता है कि जीवन आप अगर जी रहे हैं तो फिर वो आपका धम्म पूर्वक जीवन हो, धम्म के आचरण को आत्मसात करते हुए आप अपने जीवन को जीने का प्रयास करिए। तो यदि आप ऐसा जीवन जीने का प्रयास करेंगे तब आप समाज को कुछ दे पाएंगे और इस तरीके से पूरा समाज धम्ममय हो पाएगा। तो 14वां शिलालेख स्पष्ट रूप से आचरण ऐसा करने की बात कहता है जो धम्म के मार्ग पर ले। हमने अशोक के बृहद शिलालेखों को देखा जो 8 स्थानों से 14 लेखों के सेट के रूप में प्राप्त होता है। अब हम अशोक के लघु शिलालेखों की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे किस प्रदेश से मिला, किस जिले से मिला और कुछ उसकी अन्य विशेषताएं जो दिखलाई देती हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलता है रूपनाथ लेख, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मिलता है गुर्जरा लेख, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मिलता है सारो मारो लेख, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मिलता है पान गुररिया या बुधनी लेख। तो जो बुधनी है वो यहाँ का एक शहर है और सीहोर जो है वो जिला है। ये एक शैलाश्रय के अंदर स्थित है। इसमें उपनीत विहार की ओर यात्रा करते समय अशोक द्वारा कुमार सांब या संवस को संदेश भेजने का उल्लेख किया गया है। तो ये जो पान गुररिया अभिलेख है या बुधनी लेख है, इसमें अशोक द्वारा उपनीत विहार की तरफ यात्रा किया जा रहा था। तो उस समय कुमार सांब या संवस को संदेश भेजा गया था, उसके द्वारा इसका विवरण उल्लिखित किया गया है। अब देखें, बिहार में सासाराम जिले में चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुआ है एक लेख जिसमें अशोक द्वारा धम्म यात्रा प्रारंभ करने के 256 रातें बीतने के बाद उसको निर्गत करने की बात कही गई है। तो बिहार के सासाराम के चंदन पीर पहाड़ी से भी हमको एक लेख दिखलाई देता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में देखें तो अहरौरा अभिलेख 56 संवत्सर बीत चुके थे जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये अहरौरा अभिलेख हमको बता रहा है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से मिला हुआ है। राजस्थान के जयपुर से मिलता है भाब्रू या बैराट अभिलेख। इसकी प्राप्ति बैराट पर्वत पर स्थित बीजक पहाड़ी पर हुई थी। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं एवं त्रिरत्नों का उल्लेख किया गया है। इसी में 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची दी गई है। इसकी खोज कैप्टन टी बर्ट ने की थी। तो हम लोगों ने भाब्रू शिलालेख पर पिछले वीडियो में बात की हुई है जिसमें वो बताता है कि जो बौद्ध धम्म के कुछ पुस्तकें हैं जिनमें लाघुलोवाद, मुसावाद और मोने, सूते, उपतिस, पसने जैसे नामों को मैंने गिनाना चाहा था। बुद्ध धम्म और संघ में अनुरक्ति की बात करता है अशोक। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ये वही है जो जयपुर से मिला हुआ था। कर्नाटक के रायचूर से मिला हुआ है मास्की अभिलेख। इसे वीडन ने खोजा था और 1915 में अशोक नाम सबसे पहले जो है इसी लेख में पढ़ा गया। फिर है कर्नाटक में चित्तलदुर्ग जिले में, कर्नाटक के चित्तलदुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी अभिलेख। इसमें अशोक कहता है
कि धम्म नीति के प्रसरण के बाद जम्बू द्वीप बौद्ध भिक्षुओं के रहने योग्य बन चुका है। उसका कहने का तात्पर्य है कि जब तक धम्म का पालन लोग नहीं कर रहे थे तब तक भिक्षुओं के, या जो वो कहता है देवों के, रहने के योग्य ये भूमि नहीं हुई थी। अब जबकि चौतरफा धम्म का पालन हो रहा है, हर तरफ लोग धम्म में विश्वास कर रहे हैं, धम्म का आचरण कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब जो जम्बू द्वीप है वो भिक्षुओं के रहने के योग्य हो चुकी है। ये बात वो चित्तल दुर्ग से प्राप्त ब्रह्मगिरी अभिलेख में कहता है। कर्नाटक से ही कोप्पल जिले से मिला हुआ है एक अशोककालीन लघुलेख, जिसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कर्नाटक से ही प्राप्त होता है सिद्धपुर जटिंग रामेश्वर अभिलेख। ये ब्रह्मगिरी के समीप में ही स्थित है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें इसिला नगर के महामात्रों की चर्चा की गई है। तो जो इसिला नगर है अशोक के समय का, वहाँ जो महामात्र काम कर रहे थे उनको संबोधित करते हुए अशोक ने ये राजाज्ञा जारी की हुई थी, जो सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर से हमको प्राप्त होता है। आगे है तो कर्नाटक के बेलारी जिले में नेत्तूर और उडेगोलम अभिलेख। तो हम जानते हैं नेत्तूर और उडेगोलम अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। और ये जो नाम है ये हमको मास्की में भी सबसे पहले मिला, पढ़ा भी गया। तो इस तरीके से देखें तो अशोक का नाम पहली बात तो इसमें मिलता है। इसके अलावा इसमें अशोक द्वारा पूरी पृथ्वी पर अनुशासन कायम करने की बात कही गई है। वो कहता है कि जबकि धम्म महामात्र जो हैं, धम्म महामात्र जा रहे हैं चारों दिशाओं में धम्म का प्रचार करने, आचरण देखने धम्म का लोग कैसा कर रहे हैं, इस कड़ी में जो पूरी पृथ्वी है उस पर एक प्रकार का अनुशासन कायम हो जा रहा है। और वो अनुशासन है धम्म का, वो अनुशासन है प्रज्ञाशील समाधि का, और वो अनुशासन है कहीं ना कहीं अशोक द्वारा बताए गए मार्ग का। तो इस तरीके से अशोक जो है अपनी बातों की पुष्टि करते हुए नेत्तूर और उडेगोलम अभिलेखों में से नेत्तूर अभिलेख में पूरी पृथ्वी पर शासन कायम करने की चर्चा कर रहा है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले से मिला है सन्नति अभिलेख। और ये सन्नति अभिलेख जो है ये एक प्राकृतिक आपदा के कारण प्राप्त हुआ ये कि इस अभिलेख की प्राप्ति जो है वो एक चंद्रलामा देवी थी, उनके मंदिर से प्राप्त हुआ था। अशोक की इस राजाज्ञा को काटकर शिवलिंग का अर्घा तथा उत्तरा देवी की मूर्ति के पैरों का आसन बनाया गया है। तो जो अशोक का अभिलेख मिला विद्वानों को वो छत बिछत अवस्था में मिला। कुछ लोग जो नहीं इसके महत्व को समझ रहे थे उन्होंने उसको काट करके शिवलिंग और उसका अर्घा बना दिया था। साथ ही साथ जो एक वहाँ और मूर्ति थी चंद्रलामा देवी के अलावा उत्तरा देवी की, तो उत्तरा देवी की मूर्ति के लिए जो उनके पैर का आसन है उसको बना दिया गया था काट करके अशोक के अभिलेख को। तो जो भी कुछ उस पर लिखा हुआ था वो तो बहुत कुछ क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन जो विद्वानों को मिला उससे पता चला कि इस पर 12वां और 14वां शिलालेख तथा दूसरी तरफ धौली और जौगढ़ लेख का अंकन किया गया है। तो ये पता चला कि इस पर 12वां 13वां शिलालेख अंकित है और धौली तथा जौगढ़ में जो लेख था उसी तरीके का लेख यहाँ पर दिखलाई दे रहा था। विद्वानों ने उसको ढूंढने में थोड़ी सी सफलता प्राप्त की, अन्यथा की स्थिति में हमको कभी नहीं पता चल सकता था कि अशोक के अभिलेखों के सेट और भी हैं या भारत के और स्थानों पर रखे हुए हैं। तो जो चंद्रलामा देवी का मंदिर गिरा या आपदा में आया तब जाकर के ये चीज़ें प्रकाश में आती। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से हमको एर्रागुडी और राजुल मंडलगिरी लघु शिलालेख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया कि अशोक का बृहद शिलालेख क्या है, उसमें क्या क्या वर्णित है, इसके अलावा अशोक का लघु शिलालेख क्या है और वो कहाँ कहाँ से मिला हुआ है और संभावित उसमें कौन सी विशेषता दिखलाई देती है। वैसे तो सारे अभिलेखों की विशेषता काफ़ी अधिक है,
उतना अगर बताया जाए तो सिर्फ अशोक को ही बताने में लगभग महीना 1.5 महीना लग जाएगा, किंतु कुछ गिने चुने जो उसके शिलालेख हैं उसके विषय में लेकर के आज मैं आपके मध्य उपस्थित हुआ था। और मैंने पूरी कोशिश की थी कि इन अभिलेखों में क्या वर्णित है इसके विषय में आप सबसे चर्चा कर। किस तरीके से अशोक ने अपने धम्म के मार्ग का पालन करते हुए अपनी राजाज्ञाएं जारी की थी। बहुत सारे नगर के जो महामात हैं उनको जो है आदेश दिया गया था कि उस एरिए में धम्म का क्या चल रहा है, आचरण लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं। जो वहाँ उच्च अधिकारी हैं वो जो नियम कानून बना रहे हैं वो उत्पीड़क तो नहीं है, जनता से जबरदस्ती टैक्स तो नहीं लिया जाते, वो जानने का प्रयास करता है और उच्च अधिकारियों तक को आदेश देता है कि प्रजा हित में कार्य करना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। धम्म महामातों को भेजता है कि जा करके धम्म के आचरण का लेखा जोखा लेकर के आइए कि लोग किस तरीके से धम्म का आचरण कर रहे हैं, क्या लोगों का धम्म में विश्वास है कि नहीं है, और यदि आचरण धम्म का हो रहा है तो फिर वो किस तरीके से हो रहा है। इन सब बातों की जो चर्चा है उसके अभिलेखों में मिलती है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, फिर भी मैंने समराइज करने का प्रयास किया। तो आज हमने देखा अशोक के शिलालेखों के बारे में, खास तौर से बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे अशोक का स्तंभ लेख और गुहालेख या गुहाभिलेख या गुफालेख। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।